प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष और हम लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे। लोकतंत्र के विभिन्न जो आयाम हैं, उसके जो प्रकार हैं, उसकी जो परिभाषाएं हैं, अर्थ हैं, इनको समझने का प्रयास हमने पिछली कक्षाओं में किया। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। लोकतंत्र के कौन कौन से दृष्टिकोण है या किस विचारधारा के अनुसार लोकतंत्र की मूलभूत मान्यताएं क्या है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, और इस विशेष दृष्टिकोण की जो आलोचनाएं हैं या समालोचनाएं हैं वो किस किस प्रकार से की जा सकती हैं। तो इन विभिन्न आधारों पर, विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर लोकतंत्र को समझने का या इस विचारधारा को मूल रूप से समझने का प्रयास हम करेंगे। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का विकास और लोकतंत्र का जो उद्भव है वो किस क्रम से हुआ, विकास किस क्रम से हुआ और कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक पहुँचा, और विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा इसकी व्याख्या किन किन रूपों में की गई और कौन कौन से देश काल में किस किस रूप में इसका विकास हुआ, ये सब जानने का प्रयास हम इसके विभिन्न सिद्धांतों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से करेंगे। इसी कड़ी में पहला सिद्धांत जो लोकतंत्र का है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लोकतंत्र अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपयोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं या शासक व शासित के बीच संबंधों की व्याख्या किस रूप में की जानी चाहिए, कौन से संबंध वहाँ पर होने चाहिए और लोकतंत्र की मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न जो विचारधारा है, विभिन्न जो अवधारणा है या सिद्धांत है, इसका विकास हुआ है। तो प्रथम सिद्धांत या दृष्टिकोण के अनुसार लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण माना गया है। इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। पिछली 3 शताब्दियों के चिंतन द्वारा, उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा इस सिद्धांत का विकास किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। पश्चिमी सिद्धांत लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत, और सीधा सा तात्पर्य है कि इसका विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों में हुआ। 3 शताब्दियों में होने के कारण से इसको पिछले पश्चिमी लोकतंत्र अथवा लोकप्रिय लोकतंत्र का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, जेस मिल, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विद्वानों के नाम मुख्य हैं। ये उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। चाहे उपयोगितावाद सिद्धांत की बात करें या रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात करें, इसी प्रकार कांट और ग्रीन के लोकतंत्र संबंधी विचारों की, अधिकार संबंधी अवधारणाओं की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से मानव के जो अधिकार हैं या उसके जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो इसमें लोकतंत्र में अधिक हैं, या किसी भी व्यवस्था से तुलना करने पर इसमें अधिक स्वतंत्रताएं और व्यवस्थाएं मनुष्य के पक्ष में दिखाई पड़ती है। इसीलिए चूँकि अन्य राजनीतिक दर्शनों में, अन्य राजनीतिक विचारधाराओं में या शासन की अन्य प्रणालियों में जो है व्यक्ति को इतना अधिकार संपन्न, जैसा कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते सम्मान है, न कि यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान हो रहा है, न कि व्यक्ति का धर्म देख करके, न कि व्यक्ति की शिक्षा देख करके, न कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देख करके, न कि उसकी जाति देख करके उसका सम्मान किया जा रहा है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते सम्मान किया जा रहा है। इसीलिए अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं या अन्य राजनीतिक विचारधाराओं से अपने आप में पृथकता लिए हुए ये सिद्धांत हैं। और इसकी जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो व्यक्ति को एक बुद्धिमान प्राणी मानती हैं। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और अपना हित अहित समझने की शक्ति रखता है, ऐसा मानना है परंपरागत उदारवादी
सिद्धांत के विचारकों का। व्यक्ति बुद्धिमान है और वह अपना हित और अहित समझता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान है, व्यक्ति में व्यक्ति होने के नाते कोई भेद नहीं है। और तीसरा जो लक्षण है वो उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। शासन का जो संगठन है वो सीमित शक्ति, अर्थात जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं, लोकतंत्र की मूल मान्यताओं में जब हमने पढ़ा था, चर्चा किया था, उसी बात का यहाँ पर दोहरान हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि सीमित शासन, वहाँ पर हमने कहा था कि संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, शासन का आधार संविधानवाद होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सीमित शक्ति वाले शासन का गठन किया जाना चाहिए, अर्थात शासन की शक्तियां कभी भी असीमित नहीं होनी चाहिए, उसे विधि द्वारा, संविधान द्वारा मर्यादित होना चाहिए। अर्थात शासन जो है शासक की इच्छा का शासन नहीं होना चाहिए, शासक वर्ग की इच्छा अनुसार शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन जो है वो कानून की इच्छा अनुसार, कानून के अनुसार अर्थात संविधान के अनुसार होना चाहिए। या दूसरे सरल शब्दों में हम कहें तो संविधानवाद इसका आधार होना चाहिए, या और सरल शब्दावली में हम कहें तो जो है शासन सीमित शक्तियों वाला होना चाहिए, अर्थात असीमित शक्ति संपन्न शासन नहीं होना चाहिए। शासन शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए, शासक वर्ग के पास अनियंत्रित अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो मूलभूत विशेषता इसमें बताई गई है वो है कि सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होनी चाहिए, अर्थात राजनीतिक सत्ता मात्र जनता की ट्रस्टी होती है, राजनीतिक सत्ता मात्र जनता की न्यासी होती हैं, वह स्वयं उसकी मालिक नहीं होती हैं। राजनीतिक सत्ता जनता की मालिक नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक सत्ता मात्र उसकी न्यासी होती है, उसकी ट्रस्टी होती हैं। इस असीमित अधिकार संपन्न उसे नहीं होना चाहिए। शासन संचालन के जितने आधारभूत नियम हैं, जैसे कि शासन का संचालन जनता द्वारा अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, शासन के संगठन और संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जहाँ जिस व्यवस्था में, जिस विचार में, जिस कानून में, जिस नियम में बहुमत का जो है दिखाई देता है, बहुमत का आंकड़ा दिखाई देता है, वही विचार मान्य होना चाहिए। और शासन का उद्देश्य व्यक्ति हित न होकर के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, शासन का सार्वजनिक हित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित होना चाहिए। और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये सारे नियम शासन संगठन में ये लोकतंत्र की उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी विचारधारा मान के चलती हैं। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए और जिनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायपालिका पढ़ते समय हमने दो प्रकार की न्यायपालिकाओं का जिक्र किया था, एक स्वतंत्र प्रकार की न्यायपालिका और एक प्रतिबंधित प्रकार की न्यायपालिका। कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी जो मुख्यतः सर्वाधिकारवादी, अधिनायकवादी, साम्यवादी शासनों में पाई जाती हैं और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न होकर कार्यपालिका की एक शाखा के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रकार की न्यायपालिकाएं पाई जाती हैं, निष्पक्ष प्रकार की न्यायपालिकाएं पाई जाती हैं और उनका कार्य नागरिक संविधान की रक्षा करना होता है, नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है और जिसका निर्वहन वह निष्पक्ष आधार पर करती है। शासक वर्ग को खुश करने के लिए वह अपना कार्य नहीं करती है या कार्यपालिका की शाखा के रूप में वह अपना कार्य नहीं करती है। तो नागरिक मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना आवश्यक होनी चाहिए। और एक और मूल बात यहाँ पर यह है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए निर्धारित समय पश्चात यहाँ पर चुनाव होना चाहिए, यानी कि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का बार बार अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार प्रतिनिधि चुन लिए जाने के बाद वह असीमित समय तक जो है जनता का शासक बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निर्धारित अवधि के बाद, निश्चित अवधि के बाद चुनाव होने चाहिए और उन चुनावों में
एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए, जिससे वास्तविक शासन का वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र का गठन किया जा सके। और सरकार को हमेशा से जनमत का आदर करना चाहिए। बिना जनमत के आदर के वह सरकार जो है जनता में विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार उदारवादी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण मूलभूत रूप से लोकतंत्र का प्रारंभिक प्रतिरूप माना जाता है। अब इस रूप में इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, और जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य के स्वभाव या मनुष्य के बारे में लोकतंत्र का जो मानना है कि जैसे कि प्रारंभ में हमने कहा कि लोकतांत्रिक विचारधारा व्यक्ति को मूलतः बुद्धिमान प्राणी मानती है और उसका हित अहित अपने आप समझने वाला प्राणी उसको मानती है, तो ये वास्तव में हमेशा से सही नहीं होता है। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है और मनुष्य हमेशा मनो आवेगों से प्रभावित होता है। उसका व्यवहार आवेगों संवेगों के अधीन होता है, भावनाओं के अधीन होता है। हमेशा से वह निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाता है। वह आवेग और भावना से चलने वाला, मूल आवेग से चलने वाला प्राणी है, क्योंकि भय, क्रोध, लोभ, अभिलिप्सा, लालच उसमें हमेशा से मौजूद होते हैं। इसीलिए, और दूसरा जो कहा गया यहाँ पर कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, तो वास्तव में सभी व्यक्ति मूलतः समान नहीं होते हैं। लोकतंत्र का ये सिद्धांत जो समानता का सिद्धांत है, व्यक्तियों की राजनीतिक समानता पर अत्यधिक जोर देता है, जबकि व्यक्तियों के बीच इस प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाती है। प्रकृति प्रदत्त जो भिन्नताएं हैं उसको किसी भी शासन प्रणाली के द्वारा, किसी भी व्यवस्था के द्वारा जो है बदला नहीं जा सकता है। और प्रकृति प्रदत्त जो भिन्नताएं हैं वो प्रत्येक मनुष्य में, मानव मात्र में विद्यमान हैं। चाहे शारीरिक भिन्नता हो, चाहे मानसिक भिन्नता हो, चाहे लिंग की भिन्नता हो, चाहे बौद्धिक विकास की भिन्नता हो, तो हमेशा से जो भिन्नताएं उसमें मौजूद होती है, जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं और राजनीतिक विचारधारा द्वारा, राजनीतिक दर्शन द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता है और सबको समान ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। तो ये एक आलोचना की बात है। इसके अलावा जनता द्वारा शासन संचालन का जो सिद्धांत है वो बहुत मायनों में हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि इससे लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। और वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व की अगर बात करें तो ये बात बहुत अधिक रूप से स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भीड़ तंत्र, क्योंकि बहुमत का जो सिद्धांत है अब वह ये किसी प्रकार का कोई वहाँ पर नियम या कोई कायदा नहीं है कि कौन सा व्यक्ति चुना जाना चाहिए। चुनने के लिए कोई विशेष योग्यताएं जनप्रतिनिधियों की करीब करीब सभी देशों में निर्धारित नहीं है, और खासकर भारत जैसे देश में तो कोई योग्यता निर्धारित है ही नहीं। इसीलिए भीड़ तंत्र के द्वारा जो लोग जनता को अपने विचारों से, अपने भाषणों से या अपने चापलूसियों से प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, वो शासन सत्ता हथिया लेते हैं और उनके द्वारा फिर लोकहित के बजाय व्यक्तिगत हित के कार्य किए जाते हैं और समाज हित के बजाय समूह हित के कार्य किए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन का वास्तविक उद्देश्य निष्फल हो जाता है। व्यवहार में वास्तव में लोकतंत्र का जो संचालन है एक विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग द्वारा ही किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का ये सिद्धांत इस तथ्य की उपेक्षा करता है। यह सिद्धांत मूल्यों और आदर्शों पर अत्यधिक बल देता है और इस प्रकार राजनीतिक जीवन में वास्तविकताओं पर समुचित ध्यान नहीं देता है। समुचित ध्यान नहीं देता है, यह इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं हैं। इसके अलावा एक और सिद्धांत है लोकतंत्र का, बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। बहुलवाद इसका जो मूल आधार है वो बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करना या बहुलवादी सामाजिक ढांचे में विश्वास करना।
ये मूल सिद्धांत हैं। ये अपने आप को अभिजन सिद्धांत से पृथक करता है। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास करने में लास्की, बारकर, फॉलेट आदि राजनीतिक विद्वानों का योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। पॉलीआर्की सिस्टम, बहुलतंत्रवाद। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसकी प्रमुख मान्यताओं के अनुसार लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में व्याप्त विभिन्न समुदाय और समूह होते हैं। जहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि परंपरागत सिद्धांत जहाँ इकाई व्यक्ति को मान रहा है, इकाई व्यक्ति को मान रहा है, वहीं बहुलवाद सिद्धांत जो इकाई समूह को मान रहा है, समूह या वर्ग को इकाई मान रहा है, जो एक सिविल सोसाइटी में, एक नागरिक समाज में कार्यरत होते हैं। समुदाय और समूह का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है और वे इस रूप में व्यक्तियों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। समाज में जितने भी हित समूह होते हैं वह विभिन्न वर्गों का, विभिन्न समूहों का, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न जो समुदाय होते हैं या समूह होते हैं अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिससे सरकार उनके पक्ष में कार्य करने को बाध्य हो जाती है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए और इस दृष्टि से राज्य की प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का विरोध करता है, जिसके स्थान पर प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। प्रतिनिधित्व के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सर्वोत्तम है, किंतु लास्की जैसे बहुलवादियों का मत है कि विभिन्न कमियों के बावजूद प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उचित है। जिस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण में कमियां पाई गई, उसी प्रकार बहुलवादी सिद्धांत में भी अनेकों कमियां हैं। पहली और मूलभूत कमी इकाई को लेकर के हैं, क्योंकि इकाई ये समूह को या वर्ग को मानता है और व्यक्ति को उसमें कोई महत्व नहीं देता है। पूरे समूह या वर्ग के हितों से पृथक व्यक्तिगत हित जो होते हैं, उन हितों की संपूर्ण उपेक्षा इस बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पर जो है आलोचनात्मक रूप से इकाई मनुष्य को न मान के एक समूह को माना गया, जिससे एक विपरीत बात जो है लोकतंत्र के सिद्धांत में दिखाई देती है। दूसरा, इस सिद्धांत के समर्थकों ने राज्य और अन्य समुदायों की पारस्परिक स्थिति के बारे में मतभेद हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अन्य विभिन्न समुदायों की शक्ति पर, उसको बनाए रखने पर बल देता है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो समूह की स्वतंत्रता या समूह के अधिकार को अक्षुण्ण रखने पर ज़्यादा उसका फोकस दिखाई देता है, जबकि वास्तव में शासन या राज्य की जो स्थितियां हैं, यद्यपि अधिकार उसके कम होना चाहिए, सीमित शक्ति का होना चाहिए, लोकतंत्र की मूल मान्यता है, लेकिन अगर हम शासन, सरकार या राज्य के अधिकारों की अपेक्षा किसी वर्ग या किसी समूह के अधिकारों को प्रमुखता देना प्रारंभ करते हैं तो समाज के बहुलवादी स्वरूप में भी होड़ मच जाती है और प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक हित या प्रत्येक समूह जो है अपने अधिकारों को सर्वोपरि महत्व देते हुए शासन से उन्हीं को पूरा करवाने के लिए लग जाता है, उसी पर पूरा जोर देता है, जिससे समाज में परस्पर विभिन्न वर्गों या विभिन्न समूहों में या विभिन्न हितों में
टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और कई बार तो ये टकराव जो है संघर्षों तक पहुंच जाते हैं, जिससे राज्य की स्थिति, राज्य की शांति और व्यवस्था या जो सद्भाव का जो विचार लोकतंत्र का मूल भाव है, भाईचारे का जो समानता का जो विचार है वो खतरे में पड़ जाता है, उसका कई नामो निशान भी दिखाई नहीं देता है। तो ये बहुलवाद की जो इकाई संबंधी विचारधारा है वो अपने आप में एक भ्रमपूर्ण स्थिति है और व्यक्ति के जीवन पर फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता न रह करके समूह के जो स्वतंत्रता का जो विचार है या समूह के हितों का जो विचार है वह प्रमुख बन जाता है। लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत सत्ता के लिए है और प्रभु सत्ता को राज्य सहित विभिन्न समुदायों में विभाजित मानता है, किंतु इसमें राष्ट्रीय समाज में एक ही साथ प्रभु सत्ता के अनेक प्रतिद्वंदी केंद्र बन जाते हैं, जिनके पारस्परिक विवाद भीषण अराजकता और अव्यवस्था को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु सत्ता स्वयं में अविभाजित होती हैं, अविभाज्य होती हैं और प्रभु सत्ता वह लास्ट अल्टीमेट होता है जो हमेशा आदेश देता है, स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर एक विपरीत व्यवहारिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समूह या वर्ग के हित सर्वोपरि माने जाने से प्रभु सत्ता को चुनौती मिलती है, क्योंकि प्रभु सत्ता किसी के अधीनस्थ नहीं हो सकती है या किसी के विचार के आधार पर वो दबाव नहीं मान सकती है, और अगर दबाव मान लिया गया तो उसकी प्रभु सत्ता की हैसियत स्वयं भी समाप्त हो गई। इसीलिए यहाँ पर संबंधों की एक बड़ी विपरीत स्थिति पैदा होती है। अब इसके अलावा जो तीसरा सिद्धांत है वो अभिजन वर्गीय सिद्धांत है। लोकतंत्र का अभिजनवादी या अभिजात्यवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का अभिजनवादी एलिट ग्रुप का जो सिद्धांत है अभिजन वर्गीय दृष्टिकोण या सिद्धांत, इस लोकतंत्र के सिद्धांत के संपूर्ण विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वो अभिजन वर्ग हैं, अभिजन समुदाय हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो सी राइट, मिल्स, मॉस्को, पैरेटो, मिचेलस आदि हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में रॉबर्ट मिचेलस ने इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए। इसी प्रकार मॉस्का जो है इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार द रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत ने परंपरागत लोकतंत्र की अग्रलिखित मान्यताओं का विरोध किया, जैसे कि लोकतंत्र जनता का शासन है और व्यवहार में लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का शासन है, जो कि उदारवादी परंपरागत सिद्धांत मान के चल रहा था कि यह जनता का शासन है और इसमें बहुमत को मान्यता होनी चाहिए या बहुमत का निर्णय स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका ये विरोध करता है एलिट ग्रुप जो अभिजन वर्गीय जो सिद्धांत है लोकतंत्र का। इसमें कुछ अलग मूल मान्यताएं हैं, जैसे कि शासन का रूप कुछ भी हो, वास्तव में शासन की सत्ता एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है जो उस समाज का अभिजन वर्ग होता है। ये तथ्य अन्य शासन प्रणालियों की तरह ही लोकतंत्र पर भी लागू होता है। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन समझना अनुचित है, क्योंकि व्यवहार में जनता द्वारा शासन संभव है ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता की मुख्य भूमिका यही हो सकती है कि वह मतदान के द्वारा शासन करने वाले अभिजन वर्ग का चुनाव करें, और इस रूप में लोकतंत्र सत्ता के लिए अभिजन वर्ग के सदस्यों का ऐसा संघर्ष है जिसका निर्णय जनता की मत शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि लोकतंत्र जनता का शासन तो नहीं, किंतु ये जनता के लिए शासन अवश्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग का यह दायित्व है कि वे जनहित में शासन करें। लोकतंत्र के संचालन में अभिजन वर्ग की भूमिका आधारभूत महत्व की होती है, और अभिजन वर्ग लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप देता है, जिसके अभाव में लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाता है। अभिजन वर्ग शिक्षा, धन
आदि की दृष्टि से संपन्न होता है और जिससे उसका प्रभाव होता है, सेना में भी उसका महत्व और प्रभाव होता है और इन सारे प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः उसे संपूर्ण समाज के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण और निर्णय लेने का और उसे लागू करने का अधिकार होता है जो भले ही बहुमत की इच्छा के अनुरूप ना हो, और इसकी श्रेष्ठता का मूल कारण अल्पसंख्यक होना ही है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं इस दृष्टिकोण की हैं। इसके अलावा अब इसकी जो मान्यताओं की जो आलोचना है उसमें विपरीत मान्यताएं हैं। संपूर्ण लोकतांत्रिक विचारधारा की आधारभूत मान्यताओं के विपरीत ये सिद्धांत हैं, इसीलिए ये लोकतंत्र के विरुद्ध इसको सफल होने में अपने आप में संदेह माना जाता है, क्योंकि यह कहता है कि जनता का शासन नहीं है। ये अपने आप में लोकतंत्र की मूल विचारधारा के विपरीत हैं। ये व्यक्ति को बौद्धिक प्राणी मानता है, किंतु लोकतंत्र का अभिजन वर्ग सिद्धांत सामान्य व्यक्ति को अबौद्धिक प्राणी मानता है जो भावना और मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है। ये लोकतंत्र की मूल विशेषता व्यक्तिगत समानता के विपरीत जो है असमानता का समर्थक सिद्धांत है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व नहीं देता है और नेतृत्व के सिद्धांत पर अत्यधिक बल देता है, या अभिजन को ही वास्तविक शासक स्वीकार करता है और अपनी प्रकृति से लोकतांत्रिक नहीं अपितु वर्गीय सिद्धांत ही हैं। राजनीतिक वर्ग या शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग तथा शक्ति युक्त विशिष्ट वर्ग इन्होंने कहा है। मार्क्सवादियों की दृष्टि से ये वर्ग पूंजीवादी वर्ग हैं और लोकतंत्र का अभिजन वर्ग सिद्धांत मूलतः विकृत पूंजीवादी व्यवस्था का ही सिद्धांत है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि शासक वर्ग जब अपने हितों को प्रधानता देता है, अतः इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि शासक अभिजन वर्ग जनता के लिए शासन की नीति का निर्माण करेगा या जनता के लिए शासन की नीति का निर्धारण करेगा, क्योंकि अभिजन वर्ग का एक विचार होता है कि वह अन्यों से श्रेष्ठ हैं, या प्रकृति ने, ईश्वर ने उसको अन्यों से कुछ श्रेष्ठ अधिकार संपन्न बनाया है, श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न बनाया है, जिसके पास में शासक होने का अधिकार प्रकृति प्रदत्त है और अन्यों के पास में ऐसा अधिकार नहीं है या अन्य उसके समकक्ष नहीं है। इसीलिए उन्हें शासित होना पड़ेगा और वह शासक होने की योग्यता रखता है, क्योंकि अभिजन अपने आप को श्रेष्ठ मान के, बौद्धिक मान के चलता है और समाज के अन्य हिस्से को अबौद्धिक मान के चलता है। तो इस रूप में लोकतंत्र का जो अभिजन वर्गीय सिद्धांत हैं वह अपने आप में लोकतंत्र की मौलिक विचारधाराओं के विपरीत हैं और यह सिद्धांत अपने आप में रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखता है, प्रथागत दृष्टिकोण रखता है और कहीं न कहीं इसमें संरक्षणवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, जो कि लोकतंत्र के मूल भाव के विरोध में है। इसके अलावा लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जिसे मुख्यतः पूंजीवाद के रूप में प्रचारित किया गया, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में करेंगे।